बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। नहीं, मैं होटल के अंदर नहीं जाऊंगा, मगर मैं जा रहा हूँ। नहीं, मुझे रुक जाना चाहिए, दौड़ते हुए होटल से दूर चले जाना चाहिए। वो सोच रहा था मगर रुक नहीं पा रहा था। बेख्तियार चलता हुआ होटल के अंदर आ गया था। इस्तकबालिये के हिस्से से गुजरकर डाइनिंग हॉल में पहुंच गया था। उसके कदम तब रुके जब वो आका की मेज के पास पहुंचा। मंडोला ने उसे देखकर पूछा, क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? जी हाँ, ये बैग मुकफ़ल नहीं है, इसकी जिप ज़रा सी खुली हुई थी, नोट भरे हुए नज़र आ रहे थे, मैं जल्दी से उठा कर ले आया। किसी दूसरे की नज़र पड़ जाती तो इसे लेकर भाग जाता। शाबाश, तुम नहीं भागे, ईमानदार हो। इसे यहाँ रख दो और कार को लॉक करके आओ। उसने घबराकर आका को देखा। उसे याद आया कि उसने कार को यूं ही खुला छोड़ दिया है, मगर ये गलती उसकी आका को कैसे मालूम हुई? मंडोला ने कहा, आदमी दौलत देखकर हैरतज़दा मुंह बंद करना भूल जाता है, तुम तो सिर्फ कार का लॉक करना भूल गए। कोई बात नहीं, आइंदा ध्यान से काम करो। जाओ, उसे बंद करो, फिर यहाँ आओ। ये बैग इतना भारी है कि तुम ही इसे उठाकर मेरे पीछे पीछे चलते रहोगे। वो सर झुकाकर बाहर चला आया। मंडोला का इरादा था कि पहले रात का खाना खाएगा। कोई हसीना दिल को भा जाएगी तो उसे खाने पर मदऊ करेगा, फिर उसे लेकर होटल के उस हिस्से में जाएगा जहां बहुत बड़ा कुमार खाना कायम किया गया है। वहां बैग खोलकर बड़े नोटों की गड्डियां जुए की मेज पर रखेगा तो हसीना हैरत और मुसरत से उसके गले लग जाएगी। काहिरा में नाइल, हिल्टन, शेरटन और शेफर्ड जैसे जितने बड़े और महंगे होटल थे, उनमें कुमार खाने हैं। वहाँ मकामी बाशिंदों को जुआ खेलने की इजाज़त नहीं दी जाती, सिर्फ गैर मुल्की अपना पासपोर्ट वगैरह दिखाकर खेल सकते हैं, और ये जुआ गैर मुल्की करेंसियों को मेज़ पर रख कर खेला जाता है। वहाँ के किसी बड़े कुमार खाने में मकामी करेंसी कबूल नहीं की जाती। वेटर ने मेन्यू लाकर पेश किया। वो बोला, ज़रा ठहर जाओ, मुझे किसी का इंतज़ार है। वेटर चला गया। मंडोला दूर तक डाइनिंग हॉल में नज़रें दौड़ा रहा था। कई मेज़ों पर जो हसीनाएं थीं वो अपने मर्द साथियों के साथ हंस बोल रही थीं। तन्हा औरतें हॉल में आती थीं और यूं ही मेज़ों के दरमियान घूम फिर कर चली जाती थीं। कोई तन्हा मर्द उनमें से किसी को पसंद करके अपनी मेज़ पर मदऊ कर लेता था। मिस्र की मकामी औरतें सावली या उजले बादामी रंगत की हामिल होती हैं। अंग्रेज़ औरतों की तरह सफ़ेद कागज़ की मानद नहीं होती, लेकिन उनके चेहरे के नकूश और बदन की तराश खराश बड़ी ही दीदा ज़ेब और दिलकश होती है, अपनी तरफ दिल खींच लेती है। मंडोला को कुछ हसीनाएं पसंद आईं, लेकिन वो खूब से खूब तर चाहता था। चाहने और तलाश करने से क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है अगर नोटों से भरा हुआ बैग हो। एक नहायत ही हसीन और जमील दोशीज़ा नजर आई। वो जितनी हसीन थी उसका साथी भी उतना ही खूबरू और कदावर था। वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले मुस्कुराकर बातें करते हुए डाइनिंग हॉल में दाखिल हो रहे थे। मंडोला मायूस हो गया। वो हसीना दिल में उतर रही थी। उसे धड़कते हुए दिल से लगाए रखने के लिए एक हलचल सी पैदा हो रही थी। वो ख्याल ख्वानी के जरिए उसके साथी को यहाँ से दूर भगाकर उसे अपनी मेज़ पर मदऊ कर सकता था, लेकिन कदावर साथी की सेहतमंदी और कसरती जिस्म बता रहा था कि वो योगा का माहिर होगा या हसास दिमाग रखता होगा, उसके टेलीपैथी के हथियार को कुंद कर देगा। वो सोनिया सानी और अली तैमूर थे। जब मैं ताजिकिस्तान जाने के लिए जमीला राजी के साथ तेहरान पहुंचा था तो वहां सानी और अली से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया था कि वो दोनों जनाब तबरेज़ी साहब की हिदायत के मुताबिक काहिरा जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं बताया गया था कि किस मिशन पर काहिरा जाने की हिदायत की गई है। हम सब जनाब तबरेज़ी साहब की हिदायत पर बेचूं चरा अमल करते थे, लिहाजा वो दोनों भी काहिरा पहुंच गए। उनकी रिजर्व की हुई मेज़ दाऊद मंडोला के सामने ही थी। यह बड़ा जुल्म था कि सानी अपने हुस्न जमाल के साथ ज़रा फासले पर ऐन निगाहों के सामने आकर बैठ गई थी। अंगूर के खोशे की तरह थी। वो ख्यालों में लोमड़ी की तरह लपक रहा था। अंगूर के एक दाने तक भी पहुंच नहीं पा रहा था, और लोमड़ी की तरह अंगूर खट्टे हैं नहीं कह सकता था। दूर ही से उसकी मिठास और चिकनाहट को देखकर फिसल रहा था। उसका ड्राइवर कार लॉक करके उसके मेज़ के पास आकर सीने पर हाथ रखकर एक गुलाम की तरह सर झुकाकर खड़ा हो गया। उसने कहा,
सामने वाली मेज पर एक हसीन दोशीज़ा नारंगी रंग के ब्लाउज और स्याह रंग के स्कर्ट में अपने साथी के साथ बैठी है। उन दोनों के पास जाओ, उनके सामने मेरी तारीफ बयान करो और कहो कि मैं उन्हें मदऊ कर रहा हूँ। ड्राइवर हुक्म की तामील के लिए पलट कर गया। फिर सानी और अली के पास आकर अदब से बोला, मुदाखलत की माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपने आका जनाब हादी मुनीर का ग़ुलाम हूँ। मेरे आका मुल्क शाम के अरब पत्ती सौदागर हैं। उनकी ख्वाहिश है कि आप उनकी मेज़ पर आएँ या उन्हें अपनी मेज़ पर बुलाएं और उनकी तन्हाई दूर करें। आप दोनों की सोहबत मिलेगी तो वह इंतहाई शुक्रगुजार होंगे। अली ने कहा, क्या ख्याल है अगर हम उस आका हादी मुनीर के साथ थोड़ा वक्त गुजार लें? सानी ने कहा, अभी हमें कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं, मैं कबाब में हड्डी बनना पसंद नहीं करती। वो दोनों फ्रांसीसी ज़ुबान बोल रहे थे। ड्राइवर नहीं समझ रहा था, मगर उसके अंदर बैठा हुआ मंडोला उनकी बातें समझ रहा था। अरब ममालिक की अरबी और मिस्र की अरबी में थोड़ा फ़र्क है। अली ने मिस्री अरबी में कहा, अपने आका से हमारा शुक्रिया अदा करो। दरअसल हम एक मामले में गुफ्तगू कर रहे हैं, इस अहम गुफ्तगू में किसी को शरीक नहीं कर सकते, लिहाजा माजरत चाहते हैं। ड्राइवर ने वापस आकर कहा, मोहतरम आका, वो किसी अहम मामले में गुफ्तगू कर रहे हैं, आपसे माजरत चाहते हैं। उसने एक सर्द आह भर कर सोचा। मैंने दोनों की आवाज़ और लहजे को जहन नशीन कर लिया है। वो दोशीज़ा भी खासी सेहतमंद है। अगर वो भी मेरी सोच की लहरों को महसूस करके मुझे दिमाग से भगाएगी तो उन दोनों को मुझ पर शुबा होगा कि अभी मैंने ही मुलाजिम के ज़रिए उनकी आवाज़ सुनी थी और मैं उनके अंदर आकर कुछ गड़बड़ करना चाहता हूँ। लिहाजा अभी इंतज़ार करना चाहिए। जब वो दोनों होटल के वेटर से और मैनेजर वगैरह से बोलेंगे और 2-4 लोगों से गुफ्तगू करेंगे, तब मैं उनके अंदर जाने की कोशिश करूंगा। इस तरह उन्हें सिर्फ मुझ पर शुबा नहीं होगा। उसने वेटर को बुलाकर चिकन सूप का ऑर्डर दिया ताकि खाने का ऑर्डर देने से पहले सूप पीने में वक्त ज़ाया करे और सानी के दिमाग और दिल में जगह बनाने की तदबीर सोचता रहे। उधर सानी और अली के दरमियान भी सूप की ट्रे आ गई। मंडोला ने देखा वो दोनों खामोशी से सूप पीने लगे थे, जबकि सानी ने ड्राइवर से कहा था कि वो दोनों किसी अहम मामले में गुफ्तगू कर रहे हैं। गोया उन्होंने झूठ कहा था। सानी की गहरी खामोशी बता रही थी कि वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। मंडोला ने सोचा, ये अंदाज तो ऐसा है जैसे वो मराकबे में चली गई हो या शायद ख्याल ख्वानी कर रही हो। उसे यकीन नहीं आया कि खुदा ने उसे छप्पर फाड़ हुस्न दिया है तो टेलीपैथी का इल्म भी दिया होगा, मगर उसे देखकर याद आया कि उसे अपने मातहतों मोनेरो और टैलबोट की खबर लेनी चाहिए। उसने कई घंटे से ख्याल ख्वानी नहीं की थी। उसने एक चमचा सूप हलक से उतारा, फिर एक्सरे मैन मार्टिन के पास पहुंच गया। उसके ख्यालात ने पहले ही ये बता दिया था कि वो और खुफिया तंजीम के तमाम एडम ब्रदर्स मुतमईन होकर मोनेरो को, दाऊद मंडोला और टैलबोट को यहूदी तस्लीम कर चुके हैं। उन्हें VIP ट्रीटमेंट दी जा रही है। बड़े तजर्बाकार डॉक्टर उनके दिमागी और जिस्मानी तवानाई बहाल करने के लिए इलाज कर रहे हैं और जल्द ही सेहतमंद होकर एडम ब्रदर्स में शामिल होकर खुफिया तंजीम के लिए काम करने लगेंगे। फिर एक्सरे मैन के ख्यालात ने बताया कि PLO के रहनुमा यासिर अराफात अपने मुजाहिदाना सख्त फैसलों में लचक पैदा कर रहे हैं। आइंदा उम्मीद की जाती है कि इसराइली और फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के दरमियान कोई अमन मुआहिदा हो जाएगा। इस अमन मुआहिदे के लिए फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को किस तरह कुछ दे दिलाकर मुतमईन किया जाएगा, ये बातें अभी ज़ेर बहस थीं। लेकिन अभी मुजाहिदीन का एक ख़तरनाक गिरोह हमास के नाम से उभरा था। हमास के मुजाहिदीन अगरचे तादाद में कम थे, मगर ज़बरदस्त गुरिल्ला फाइटर थे। उन्हें देखने वाले कहते हैं कि वो हर वक्त जदीद असलहे से लैस रहते हैं, कभी एक जगह नहीं ठहरते। अचानक ही एक खूंखार बला की तरह आते हैं और यहूदियों की बस्तियों को तहस नहस करके ऐसे गुम हो जाते हैं जैसे उनका कोई वजूद ही ना रहा हो। हमास की तंजीम यासिर अराफात के सियासी नज़रियात से मुत्तफिक नहीं थी। PLO के रहनुमा की अमेरिका से दोस्ती को शको शुबे की निगाहों से देखती थी। इसलिए हमास के मुजाहिदीन ने अपना एक अलग रास्ता इख्तियार किया था। वो कहते थे फ़लस्तीन की सरजमीन पर मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी और अगर ना हो सकी तो वो जिहाद जारी रखेंगे, हौसला नहीं हारेंगे, अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं करेंगे और अमेरिका पर भरोसा करने वालों पर भी भरोसा नहीं करेंगे। अभी ये राज नहीं खुला था कि हमास को माली इमदाद कहाँ से मिलती है और किस मुल्क से असलहा सप्लाई किया जाता है। एक्सरे मैन मार्टिन की सोच ने बताया कि हमास के गुरिल्ला फाइटर दिन को आम मुसलमान या यहूदियों के भेस में रहते होंगे और रात के अंधेरे में मुसल्ला होकर हमले करते होंगे।
छोटी छोटी बस्तियों में रहने वाले यहूदी उनसे खौफजदा थे। इसराइली पुलिस और फौज के अफसरान भी रात को किसी वीरान इलाके से तन्हा नहीं गुजरते थे। ऐसे चंद अफसरान पुरसरार तरीके से कत्ल हो चुके थे। एक्सरे मैन ने अल्पा और टेरी एडम से कहा था कि वो गजा की आबादी में रहने वाले चंद मुसलमानों को अपना आलायकार बनाएं और उनके ज़रिए दूसरे मुसलमानों के अंदर जाते रहें। इस तरह जल्द ही मालूम हो जाएगा कि उनमें से कौन लोग खुफिया तौर से हमास के मुजाहिदीन को अपने यहाँ पनाह देते रहते हैं। मंडोला ने एक्सरे मैन को छोड़कर अल्पा और टेरी एडम के ख्यालात पढ़े। पता चला कि वो गजा की पट्टी में जो लाखों फ़लस्तीनी कैंपों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ हमास के मुजाहिदीन देखे गए हैं। वो मुजाहिदीन इतने चालाक हैं कि किसी मुसलमान के घर पनाह नहीं लेते। इस तरह ना तो वो अरब मुसलमानों पर बोझ बनते और ना ही इसराइली फ़ौजियों को उन गरीब खानमा बर्बाद मुसलमानों पर हमला करने का मौका देते। फिर अल्पा की सोच ने बताया कि इसराइल में एक कट्टर बुनियाद परस्त यहूदी अमेरिका से आया हुआ है। उसका नाम बैरक बेंजामिन है। वो एक काबिल डॉक्टर है और इतना मुतअस्सब है कि बचपन ही से मुसलमानों से सख्त नफरत करता है। उसने एक बीमार फौजी अफसर का इलाज करने के दौरान दावा किया था कि वो हमास के एक भी मुजाहिद को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अफसर ने उससे पूछा, तुम कैसे मालूम करोगे कि मुसलमान और यहूदियों के दरमियान हमास के जांबाज कहाँ छुपे रहते हैं? उसने जवाब दिया, आज तुम नहीं मानोगे और दुनिया नहीं मानेगी। पैगंबरों को भी कोई नहीं मानता था, फिर रफ्ता रफ्ता उनके मोजज़ों और अफ़आल से मुतासिर होकर सब इसे मानने लगते हैं। क्या तुम दुनिया से मनवाने वाले हो कि तुम भी एक पैगंबर हो? बेशक, मेरा नाम बैरक बेंजामिन है और बैरक के माने हैं खुदा की तरफ से नवाजा हुआ शख्स। क्या किसी शख्स का नाम कलीमुल्लाह हो तो वो हज़रत मूसा जैसा हो जाता है? मैंने कहा ना, अभी दुनिया नहीं मानेगी, आपकी तरह बहस करेगी। उस बीमार फौजी अफसर ने उससे बहस नहीं की। उसने साथी इंटेलिजेंस के चीफ ब्रेन एडम से उसका जिक्र किया। ब्रेन एडम ने अल्पा से कहा, रिपोर्ट के मुताबिक बैरक बेंजामिन बहुत ज़हीन और बासलाहियत डॉक्टर है, मगर वो ऐसी बातें करता है जैसे नीम पागल हो। तुम किसी लड़की को आलायकार बनाकर उससे गुफ्तगू करो। अल्पा एक लड़की को आलायकार बनाकर बैरक बेंजामिन के पास गई, फिर बोली, मैंने सुना है कि आप खुदा की तरफ से नवाजे हुए हैं। इस बात में कहाँ तक सदाकत है? क्या आप में पैगंबरों वाली कोई बात है? बैरक ने कहा, बेशक है। हज़रत ईसा मसीहा थे, मैं भी मसीहा हूँ। इस अस्पताल में जो मरीज़ आता है मेरे हाथों से शिफा पाकर जाता है। जिस तरह पैगंबरों पर वही नाजिल होती है, उसी तरह मुझे गैब से हिदायत मिलती हैं। मसलन कैसी हिदायत? मिसाल के तौर पर यह कि मैं अमेरिका में था। एक रात मुझे हिदायत मिली कि मैं इसराइल पहुंचकर जबरून जाऊं। क्या तुम्हें पता है कि वो पाक सरजमीन है जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पाक कदम पढ़े? उस ज़मीन को हम जोदा और समारा कहते हैं और यहाँ के हकदार सिर्फ यहूदी हैं। अल्पा की आलायकार ने कहा, मेरा ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है। मुझे इस बात से दिलचस्पी है कि आप हमास की पूरी तंजीम को नाबूद करके एक अजीम रबी, वली या फिर ख़ुद को एक पैगंबर साबित कर सकते हैं। बेशक मैं ऐसा करने वाला हूँ या कर चुका हूँ। अगर तुम हमारी मजहबी हिस्ट्री से वाकिफ़ हो तो तुम्हें याद होगा कि अब से 2500 बरस पहले एक नहायत ही पाकबाज यहूदी था। उसका नाम मर्दीखाई था। मुख्तसर सा वाक़या यूँ है कि हमान नामी एक ईसाई पादरी ने अपने चंद आदमियों के साथ मिलकर सैकड़ों यहूदियों को मार डालने का मंसूबा बनाया था, मगर पाकबाज यहूदी मर्दीखाई को इस मंसूबे का इल्म हो गया। जब ईसाई हमान मंसूबे पर अमल करने से पहले अपने साथियों के साथ चर्च के अंदर इबादत में मसरूफ़ था, तो मर्दीखाई ने अपने मुसल्ला साथियों के साथ अचानक उन पर हमला करके उन सबको कत्ल कर दिया और इस तरह सैकड़ों यहूदियों की जानें बचा लीं। अल्पा की आलायकार ने पूछा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपको भी हमारे मजहबी त्यौहार के दिन हमास तंजीम के किसी मंसूबे का इल्म होगा और इस मंसूबे की तकमील से पहले आप उन्हें मौत के घाट उतार देंगे? वो मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारी यहूदी मजहबी हिस्ट्री बहुत कमज़ोर है। तुम्हारे जैसे मॉडर्न यहूदी भूल जाते हैं वो हमारे मजहबी त्यौहार का दिन आज ही है। मैं 1 घंटा पहले अपने मुसल्ला साथियों के साथ एक मस्जिद में गया था। मुसलमान नमाज में मसरूफ़ थे। हमने तमाम नमाजियों को गोलियों से भून डाला। अब मैं फिर हस्पताल में अपनी ड्यूटी पर आ गया हूँ। क्या वाकई? अल्पा ने अपनी आलायकार के ज़रिए पूछा, क्या आपने मस्जिद में जितने नमाजियों को कत्ल किया वो सब हमास के मुजाहिदीन थे? बेशक,
वो हम सब यहूदियों के जानी दुश्मन थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ कि वो हमास तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान थे? ये मैं तुम्हें नहीं समझा सकूंगा। ये गैब की बातें हैं, मुझे गैब से हिदायत मिलती हैं। उसी वक्त टेरी एडम ने अल्पा के पास आकर कहा, अभी खबर मिली है कि हमारे चंद कट्टर बुनियाद परस्त यहूदियों ने एक मस्जिद में फायरिंग करके आम मुसलमान शहरियों को मार डाला। ये खबर आलमी सतह पर हमारे लिए बदनामी का बायस बनेगी। अल्पा ने कहा, मैं अभी एक आलाकार के जरिए उस कट्टर यहूदी बैरक बेंजामिन से गुफ्तगू कर रही थी। अगरचे वो एक अस्पताल का मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर है, मगर मुसलमानों से इतनी दुश्मनी है कि दहशतगर्द बन कर गया है। 1 घंटा पहले उसने अपने साथियों के साथ मस्जिद में फायरिंग की थी। दाऊद मंडोला ख्याल ख्वानी के जरिए उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। दूसरी तरफ सोनिया सानी भी ख्याल ख्वानी के जरिए बैतुल मुक़द्दस पहुंची हुई थी। वहां बाबा साहब के इदारे के एक जासूस टॉम मॉरिस से बातें कर रही थी। ये वही टॉम मॉरिस था जिससे मरीना की शादी कराई गई थी। टेलीपैथी जानने वाली मरीना बहुत बुरे तजर्बात से गुजरकर और जादूगर जे परगोला के हाथों बुरी तरह बर्बाद होने के बाद तौबा कर चुकी थी। उसने मुझसे वादा किया था कि आइंदा ख्याल ख्वानी छोड़ देगी और गुमनाम रहकर खामोशी से इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारेगी। वो वादा निभा रही थी। टॉम मॉरिस की वफादार बीवी बनकर इज़्दवाजी और घरेलू ज़िंदगी गुजार रही थी और उसके साथ बज़ाहिर यहूदी बनकर रहती थी। वो सोनिया सानी से कह रहा था, उस मस्जिद में बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वाला एक इंजीनियर भी नमाज पढ़ने गया था। वो भी गोलियों से छलनी होकर शहीद हो चुका है। वहाँ आम शहरी इबादत में मसरूफ़ थे। उनमें से कोई हथियार उठाने वाला मुजाहिद नहीं था। सानी ने पूछा, अभी तुम कह रहे थे कि डॉक्टर बैरक बेंजामिन का दावा है कि उस मस्जिद में हमास के मुजाहिदीन थे। वो बोला, डॉक्टर बैरक बेंजामिन तो एक कामयाब डॉक्टर है, मगर जाने क्यों खुद को पैगंबर कहलाना चाहता है। उसका दावा है कि ये हिदायत आसमान से उस पर नाजिल हुई थी कि उस मस्जिद में हमास का गिरोह आज नमाज पढ़ेगा, लिहाजा उनमें से किसी एक को भी जिंदा ना छोड़ा जाए। और उस पागल के बच्चे ने पुरअमन रहने वाले मुसलमानों को शहीद कर दिया है। उसे मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने तलब किया है। तुम इंटेलिजेंस के दफातर में किसी जासूस औरत को जानते हो तो फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनाओ। टॉम मॉरिस ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किया। थोड़ी देर बाद राबता हो गया। एक लेडी सेक्रेटरी ने पूछा, यस प्लीज़, आप कौन हैं और किससे बातें करना चाहते हैं? सानी ने टॉम मॉरिस को रिसीवर रखने के लिए कहा। फिर सेक्रेटरी के अंदर पहुंच गई। वो रिसीवर पर हेलो हेलो कह रही थी, फिर उसे क्रेडल पर रखकर बुड़बुड़ाने लगी। वो उम्र रसीदा औरत थी और उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। उसने मेज़ पर से एक फ़ाइल उठाई, फिर उस दफ्तरी कमरे से निकलकर एक कॉरिडोर में चलती हुई एक बड़े से हॉल में पहुंची। वहां एक वसी और अरीज मेज़ के अतराफ कई फौजी अफसरान और सुराग रिसां बैठे हुए थे। एक कुर्सी पर डॉक्टर बैरक बेंजामिन को भी बिठाया गया था और उसे तरह तरह के सवालात किए जा रहे थे। लेडी सेक्रेटरी ने वो फाइल एक आला ऑफिसर के सामने रख दी। ऑफिसर ने कहा, डॉक्टर बैरक, इस फाइल में उन मकामात और उन यहूदियों के नाम दर्ज हैं जिन्हें हमास के लोगों ने मुख्तलिफ औकात में हलाक किया। अगर तुम खुद को पैगंबर समझते हो तो बताओ कि हमारे हलाक होने वाले यहूदियों के नाम क्या थे और वो तादाद में कितने थे और कहाँ कहाँ मारे गए। डॉक्टर बैरक ने कहा, आप गुजरी हुई बातें पूछ रहे हैं, जबकि पेश आने वाली बातें आसमान से मुझ पर नाजिल होती हैं। वहाँ ब्रेन एडम भी मौजूद था। उसने कहा, आसमान से नहीं उतरती हैं। तुम्हें शायद नहीं मालूम कि हमारी कौम में चंद टेलीपैथी जानने वाले पाए जाते हैं। वो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मसाजिद में जाने वाले मुसलमानों के दिमागों में घुसकर उनकी असलियत मालूम करते हैं। हमारे ख्याल ख्वानी करने वालों की रिपोर्ट है कि नमाज के दौरान जो मुसलमान तुम्हारी गोलियों का निशाना बने वो इस मुल्क के पुरअमन शहरी थे। डॉक्टर बैरक ने कहा, तुम्हारे ख्याल ख्वानी करने वालों की रिपोर्ट गलत है। वो तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले मुझसे अफजल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा नाम बैरक है। मैं खुदा का ख़ास नवाजा हुआ बंदा हूँ। तुम एक कट्टर बुनियाद परस्त यहूदी हो। तुमने मुसलमानों से शदीद नफ़रत का इजहार करते हुए मजहबी जोश व जुनून में उन्हें हलाक किया है। इसलिए हम तुम्हें मुजरिम नहीं कह सकते और ना ही पागल करार दे सकते हैं। वो मुसलमान पुरअमन थे, मगर मुसलमान थे, यहूदियों के अज़ली दुश्मन थे। तुम हमारी नज़रों में हीरो हो, लेकिन आलमी सतह पर एक जुनूनी कातिल कहलाओगे। हम मुसलमानों को बुनियाद परस्त कहकर उन्हें बदनाम करते थे। इस वाक़ये के बाद हम यहूदी भी बुनियाद परस्त ही कहलाएंगे। तुमने हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा कर दिए हैं। दूसरे अफसर ने कहा, बहरहाल
ہم عالمی سطح پر بات بنانے کی کوشش کریں گے۔ آئندہ تم ہم سے مشورہ کیے بغیر مسلمانوں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ ہمارا مشورہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے تم گوشہ نشینی اختیار کر لو اور بیرونی ممالک کے اخبارات کو کوئی بیان نہ دو۔ میں ایک پیغمبر کی حیثیت سے منظر عام پر آنا چاہتا ہوں، آپ مجھے گوشہ نشینی کا مشورہ دے رہے ہیں؟ ہم تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، تم خود کو پیغمبر کہو گے تو دنیا تمہیں پاگل کہے گی۔ ایک افسر نے کہا، تمہارے خاموش رہنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہماری طرف سے بیان جاری ہوگا کہ کچھ عرصے سے مجاہدین کے دو گروہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ ہم PLO کا نام نہیں لیں گے۔ یاسر عرفات جو ہماری طرف مائل ہو رہے ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، مگر ہمارے بیان میں ابہام ہوگا۔ اسے دنیا سمجھ لے گی کہ PLO کے مسلمانوں نے حماس کے مجاہدین پر گولیاں برسائی ہیں۔ سیاسی بیان بازی کا ایک انداز ہوتا ہے، ایسی بیان بازی جس میں جھوٹ بالکل سچ بن جاتا ہے اور جو سچ ہوتا ہے وہ کھلا جھوٹ نظر آتا ہے۔ اچانک ثانی نے لیڈی سیکرٹری کی زبان سے کہا، اس میں ایسے مومن بھی ہیں جو جھوٹے پیغمبروں کو ان کے گھر تک اور گھر سے ان کی قبر تک پہنچا دیتے ہیں۔ سب نے چونک کر لیڈی سیکرٹری کو دیکھا کیونکہ وہ ایک دوشیزہ کی آواز اور لہجے میں بول رہی تھی، تم لوگ اس پاگل کو کس گوشے میں چھپاؤ گے؟ میں اسے مجبور کروں گی اور یہ غیر ملکی اخبارات کے رپورٹرز کو وہی بیان دے گا جو سچ ہوگا۔ برین ایڈم نے پوچھا، تم کون ہو؟ اپنا تعارف پیش کرو اور ہم سے دوستانہ ماحول میں باتیں کرو۔ ثانی نے جواب دیا، میں بھی ایک اخبار کی فلائنگ رپورٹر ہوں۔ جہاں تک دوسرے رپورٹرز نہیں پہنچتے وہاں تک میں پرواز کر کے پہنچ جاتی ہوں۔ میں جا رہی ہوں، اگر سچائی کو چھپایا گیا تو دشمن بن کر آؤں گی، ورنہ مجھے دوست ہی سمجھو، مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ کہہ کر وہ دماغی طور پر علی تیمور کے سامنے ڈائننگ ہال میں حاضر ہو گئی۔ ادھر منڈولا خیال خوانی کے ذریعے برین ایڈم کے پاس تھا۔ جب لیڈی سیکرٹری نے اپنے حواس میں آ کر اپنے لب و لہجے میں بات کی تو معلوم ہو گیا کہ اس کے دماغ میں آنے والی جا چکی ہے، لہٰذا داؤد منڈولا بھی دماغی طور پر اسی ڈائننگ ہال میں حاضر ہو گیا۔ اتنی دیر میں سامنے رکھا ہوا سوپ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ادھر ثانی کے سامنے بھی سوپ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ علی نے پوچھا، کیا دوسرا سوپ منگواؤں؟ نہیں، اب کچھ کھانا چاہیے۔ مجھے لمبی خیال خوانی کرنی پڑی اور تم بور ہوتے رہے۔ کوئی اہم یا پیچیدہ مسئلہ ہوگا، ورنہ تم مجھے کبھی بور نہیں ہونے دیتی، مختصر خیال خوانی کرتی ہو۔ علی نے ویٹر کو بلا کر کھانے کا آرڈر دیا۔ ویٹر کے جانے کے بعد ثانی علی کو ڈاکٹر بیرک بینجامن کے متعلق بتانے لگی۔ ادھر منڈولا بھی ویٹر کو بلا کر کھانے کا آرڈر دے رہا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ ابھی لیڈی سیکرٹری کے ذریعے جو دوشیزہ خیال خوانی کے ذریعے بول رہی تھی، اس کی آواز اور وہی لہجہ وہ پہلے بھی کہیں سن چکا ہے، مگر کہاں سنا تھا؟ وہ یاد کرنے کی کوششیں کرتے ہوئے 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی کو سہلا رہا تھا اور بے اختیار سونیا ثانی کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کا حسن و شباب للچا رہا تھا۔ پھر جو حسن ہاتھ نہ آئے وہ زیادہ تڑپاتا ہے اور زیادہ اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ سوچتے سوچتے اور اسے دیکھتے دیکھتے ایک دم چونک گیا۔ اسے یاد آ گیا کہ اس نے اپنے ڈرائیور کے دماغ میں رہ کر اس حسین دوشیزہ کی گفتگو، اس کی آواز اور اس کے لہجے کو سنا تھا۔ لیڈی سیکرٹری کی زبان بھی بالکل یہی آواز اور لہجہ پیش کر رہی تھی۔ کیا یہ سامنے بیٹھی ہوئی حسینہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے؟ پھر اسے یاد آیا کہ سوپ کا پیالہ اس کے سامنے تھا، مگر وہ نہیں پی رہی تھی، سوچ میں گم تھی۔ پہلے بھی اسے محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ مراقبے میں پہنچ گئی ہو یا خیال خوانی میں گم ہو، لیکن اس وقت یقین نہیں آیا تھا کہ وہ حسینہ ٹیلی پیتھی جانتی ہوگی۔ اب یقین ہو رہا تھا کہ ابھی یہودیوں کو چیلنج کرنے والی یہی دوشیزہ ہے۔ اب تشویش پیدا ہوئی کہ وہ کون ہے اور اس کے ساتھ وہ خوبرو اور صحت مند جوان کون ہو سکتا ہے۔ ویٹر آ کر کھانے کی ڈش میز پر رکھ رہا تھا۔ منڈولا نے $500 نکال کر ویٹر کو دیتے ہوئے کہا، میں اکثر کھانے کے بعد ٹپ دینا بھول جاتا ہوں، اسے رکھ لو۔ ویٹر نے حیرانی سے اتنی بڑی بخشش لے کر شکریہ ادا کیا، پھر کہا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم کریں۔ وہ جو نارنجی اور سیاہ بلاؤز اسکرٹ والی حسینہ ہے مجھے بہت پسند ہے۔ ادھر ابھی نہ دیکھو، اسے شبہ ہوگا۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اسی ہوٹل میں قیام کر رہی ہے؟ جی ہاں، کمرہ نمبر 712 میں ہے۔
यहाँ सैकड़ों सयाह और मुसाफिर रोज़ाना आते जाते हैं। तुम्हें उस कमरे का नंबर कैसे याद रह गया? क्या ये हसीना तुम्हें भी अच्छी लगती है? नो सर, हम छोटे लोग हैं, हाथ बढ़ाकर आसमान के चांद को छू नहीं सकते। कमरे का नंबर इसलिए याद किया कि इन दोनों के नाम बड़े अजीब हैं। मैं उनके अजीब नाम सुनना चाहता हूँ। नौजवान का नाम अबू अल-होल है, जो हमारे मिस्र के बुलंदो बाला मुजस्समे का नाम है। ये मिस्री तारीख की एक नापसंदीदा हैबतनाक मखलूक का मुजस्मा है। तुम हिस्ट्री बयान ना करो, हसीना का नाम बताओ। क्या बताऊं? वो हसीना तो मर चुकी है। ये हसीना जो बैठी हुई है इसका भी वही नाम है, यानी क्लियोपेट्रा। ये तो साफ जाहिर है कि इन दोनों ने फर्जी और मजाक का खेज नाम रखे हैं। वेटर ने कहा, माफ़ कीजिएगा जनाब आली, आप हमारे तारीखी किरदारों को मजाक का खेज कह रहे हैं। ये रही आपकी दी हुई बख्शीश के $500। हम भूखे रह सकते हैं, मर सकते हैं, मगर अपनी कौम और अपनी तारीखी किरदारों की बुराई नहीं सुन सकते। तुम तो नाराज़ हो गए। मैं तुम्हारी कौम और तुम्हारे तारीखी किरदारों की इज्जत और एहतराम करता हूँ। दरअसल मैं इन दोनों के नामों को मजाक का खेज इसलिए कह रहा हूँ कि वो दोनों आज के दौर में ऐसे नाम अपना कर खुद को एक तमाशा बना रहे हैं। ये $500 और लो और गुस्सा थूक दो। उसने जबरन उसके हाथ में $1000 पकड़ाए, फिर कहा, तुम ये तो तस्लीम करोगे कि उनके ये नाम असली नहीं हैं? असली हैं जनाब आली, उन दोनों के पासपोर्ट में भी यही नाम दर्ज हैं। फिर तो पासपोर्ट जाली होगा। पता नहीं, ये इमिग्रेशन और सफारत खाने वाले ही जान सकते हैं। वेटर चला गया। वो खाना शुरू करते हुए सोचने लगा, अगर ये तगड़ा जवान इसके साथ ना होता तो मैं इसकी असलियत मालूम कर लेता। मेरी यहूदी अकल कहती है कि दुश्मन से बराह रास्त कभी ना टकराओ, किसी दूसरी हिकमत अमली से उसकी असलियत मालूम करो। मालूम करने का फिल वक्त यही तरीका है कि दोनों का सुकून बर्बाद करो। शैतान जान से नहीं मारता, सिर्फ परेशानियां बढ़ाता है और हलकान करता रहता है। वो लुकमा चबाते हुए वेटर के दिमाग में पहुंच गया। वो दूसरी मेज़ के लिए खाने की ट्रॉली पर डिशें रख रहा था और वेटर के जरिए मैनेजर के पास पहुंचा। मैनेजर ने उसकी मर्जी के मुताबिक बेल बॉय को बुलाया और कहा, मेज़ नंबर 12 पर मिस क्लियोपेट्रा को इतला दो कि काउंटर पर फ़ोन अटेंड करे। बेल बॉय स्टोर रूम में आया। वहाँ उसने एक सादा प्ले कार्ड उठाकर उस पर लिखा, फिर एक हाथ से प्ले कार्ड और दूसरे हाथ से घंटी पकड़कर स्टोर रूम और इस्तकबालिया के हिस्से से गुजरता हुआ डाइनिंग हॉल के दरवाजे पर पहुंचा और प्ले कार्ड को ऊंचा किया। बेल बजाता हुआ सानी और अली की मेज़ के पास आकर रुक गया। दोनों ने चौंक कर प्ले कार्ड की तहरीर को पढ़ा। उस पर लिखा था, क्लियोपेट्रा टेलीपैथी नहीं जानती थी। ये पढ़कर दोनों ने हैरानी का इजहार किया। सानी ने बेल बॉय से कहा, हमें पता है, हमने भी तारीख पढ़ी है, क्लियोपेट्रा टेलीपैथी नहीं जानती थी। अली ने कहा, मेरा ख्याल है वो टेलीपैथी जानती थी, इसलिए हर मर्द के दिलो दिमाग में पहुंचकर उन पर हुकूमत करती थी। रोमन शहंशाह अपनी बहुत बड़ी सल्तनत छोड़ नहीं सकता था। क्लियोपेट्रा की टेलीपैथी ने उसे रोम से यहाँ काहिरा आने पर मजबूर कर दिया। सानी ने बेल बॉय को $5 दिए। वो सलाम करके चला गया। मंडोला बेल बॉय के अंदर रहकर उनकी बातें सुन रहा था और समझ रहा था कि वो दोनों चालाक हैं, परेशानी जाहिर नहीं कर रहे हैं और ये समझते रहे हैं कि उस बेल बॉय के अंदर वो मौजूद है जो क्लियोपेट्रा की ख्याल ख्वानी के इल्म को समझ गया है। वो दोनों इधर उधर नहीं देख रहे थे, किसी ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मन को ताड़ना नहीं चाहते थे, बड़े इत्मीनान से बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। मंडोला दिल ही दिल में एतराफ़ कर रहा था कि वो दोनों ज़हीन और हाजिर दिमाग हैं। उन्होंने चश्मे ज़दन में यह तय किया है कि किसी दुश्मन के नफ्सियाती हमले का रद्द-ए-अमल पेश नहीं करेंगे और यही तासुर पेश करेंगे कि होटल वाले बेल बॉय के ज़रिए सयाहों के सामने एक आध तारीखी हक़ाइक़ पेश करते हैं। और ये भी एक हकीकत थी कि क्लियोपेट्रा के ज़माने में टेलीपैथी नहीं थी, इसलिए वो ये इल्म नहीं जानती थी। उधर अली ने खाने के दौरान सानी से कहा, तुमने मजबूर होकर यहाँ सरेआम ख्याल ख्वानी की, यानी इस 1 घंटे के अंदर तुम्हें किसी ने गहरी सोच में डूबे हुए देखा है। लेकिन सिर्फ सोच में डूबने का मतलब ये नहीं होता कि ख्याल ख्वानी की जा रही है। वो लुकमा चबाते हुए बोली, मैं भी यही सोच रही हूँ। यहाँ कोई ऐसा ख्याल ख्वानी करने वाला है जिसने मुझे ख्याल ख्वानी के ज़रिए इसराइल पहुँचते देखा है। वहाँ उसने मेरी आवाज़ और लहजे को पहचाना होगा। अब समझना यह है कि इस डाइनिंग हॉल में तुम्हारी आवाज़ और लहजे को कितने लोगों ने सुना है।
सिर्फ 2 अशखास ने, एक वेटर ने और दूसरा उस मुलाजिम ने जो सामने वाली मेज़ के पास सर झुकाए अपने आका हादी मुनीर के किसी हुक्म का मुंतज़िर है। सानी ने पहले वेटर के अंदर पहुंचकर ख्यालात पढ़े। वो बेचारा टेलीपैथी के बारे में कुछ नहीं जानता। दूसरा बेचारा हादी मुनीर के सामने अदब से खड़ा हुआ था। वो आंखें बंद करके उसके लबो लहजे को याद करने लगी। उसने आकर कहा था कि वो आका हादी मुनीर का गुलाम है और हादी मुनीर मुल्क शाम का अरबपति सौदागर है। वो अपनी तन्हाई दूर करने के लिए उन्हें अपनी मेज़ पर मदऊ कर रहा है या फिर उनकी मेज़ पर आना चाहता है। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।